Why does India lack in R&D? दोस्तों, लास्ट ईयर जब ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन इंडिया में थे तो उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया ओपन एआई के चैट जीपीटी जैसा एआई मॉडल डेवलप कर सकता है, जिस पर उनका जवाब था नो। कारण इंडिया में लैक ऑफ R&D, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ इनोवेशन। हालांकि बाद में यह सामने आया कि उनका यह जवाब सोशल मीडिया पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल किया जा रहा है। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया सच में R&D और इनोवेशन में इनको टक्कर नहीं दे सकता है? सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, दुनिया को जीरो, पाए, योग, आयुर्वेद देने वाला देश, दुनिया को बौद्धायन, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, कनाड, वारहमीरा, नागार्जुना देने वाला देश, क्या साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आज इतना पीछे रह गया है? क्या नेट प्रोड्यूसर ऑफ नॉलेज कहलाने वाला देश आज नॉलेज का नेट कंज्यूमर बनकर रह गया है? फॉर्मर पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। और पीएम मोदी ने कहा है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। इस स्लोगन की रीब्रांडिंग बदलते दौर की दास्तान बयां कर रही है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान आज के दौर में रिसर्च एंड इनोवेशन को देश के डेवलपमेंट के लिए रीइंफोर्स करने का संकल्प है। इससे पता चलता है कि इंडिया इस चीज को लेकर अवेयर है कि इंडिया में रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड R&D लैंडस्केप बहुत अहम रोल निभाने वाला है। इंडिया की R&D स्पेंडिंग जो 2010-11 में 6,01,968 मिलियन रुपीस हुआ करती थी, वो 2020-21 में बढ़कर 12,73,810 मिलियन रुपीस पर पहुंच गई। और तो और इस बार के इंटरिम बजट 2024-25 में सरकार ने देश के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस अलॉट किया है। वहीं यूनियन बजट 2023-24 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 16,361 करोड़ रुपीस यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एलोकेट किए थे, जो 2021-2022 के 14,217 करोड़ रुपीस में लगभग 15% का नॉमिनल राइज था। लेकिन अगर हम इंडिया में R&D इन्वेस्टमेंट की एक लार्जर पिक्चर को देखें तो उसके रिजल्ट्स बहुत लैगिंग नजर आते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इंडिया इस सेक्टर के पोटेंशियल को फुली रियलाइज करने में कहां रह गया। इंडिया जो जल्द से जल्द विश्व की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का विजन रखता है, वहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D का लैंडस्केप कैसा है? जहां एक और हमारे देश में ग्रेजुएट्स, पेटेंट ग्रांट्स, PhDs एंड पब्लिकेशंस की संख्या दुनिया में टॉप मोस्ट पोजीशंस में आती है, वहीं इंडिया का लोअर R&D एक्सपेंडिचर कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडिया में R&D इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऐसे ही कुछ प्रेसिंग कंसर्न्स पर भी गौर करेंगे, जो फिलहाल हमारे देश में बहुत एक्सीलेंट फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन सेल्फ रिलायंस और फ्यूचर में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना रखने वाले मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए बेहद क्रूशल सेक्टर है। लेकिन आज का हमारा ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ये टॉपिक आपके यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 के साइंस एंड टेक सेक्शन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम वीडियो में एंड में आपके लिए छोड़कर जाएंगे, जिसको आप कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। अब आइए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। Why R&D? दोस्तों, इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, इनोवेशन एंड रिसर्च ने देश दुनिया की प्रोग्रेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया है। R&D को सपोर्ट करना हमेशा से ही इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज की प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के एसेंशियल पार्ट के रूप में देखा गया है, क्योंकि किसी भी देश की लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में यह सबसे क्रिटिकल फोर्स का काम करता है। एम्पिरिकल डेटा ये प्रूव करता है कि स्ट्रॉन्ग R&D इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की ऑनगोइंग ग्रोथ को सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करता है और उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी एक्सपैंड करता है। आपको यकीन नहीं होता तो बता दें कि 1995 से 2007 के बीच यूरोप में R&D ने उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज में कुल 15% कंट्रीब्यूट किया, लेकिन केवल इस एक्सपेंडिचर ने उनके 67% इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फ्यूल किया। 2019 में पब्लिश्ड एक स्टडी के मुताबिक
हाईटेक और मीडियम हाईटेक इंडस्ट्रीज में हाई R&D एक्सपेंडिचर्स इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और सिग्निफिकेंट ग्रोथ लेकर आते हैं। यूएस, जापान एंड जर्मनी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बिकॉज ये 1960s के बाद से अलग अलग टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स में न्यूमरस लीडरशिप पोजीशंस ऑक्यूपाई करते आए हैं। इस चीज को हम इजराइल के एग्जाम्पल से बेहतर रिलेट कर सकेंगे। आपको बता दें कि इजराइल ने अपनी आजादी के बाद देश में एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक ऐसा R&D इकोसिस्टम तैयार किया जहां पर ऐसे नए कटिंग एज आइडियाज को बूस्ट मिले। इजराइल का एजुकेशन सिस्टम नेशनल हॉलमार्क बन गया। इजराइल की इंजीनियरिंग और इनोवेशन की सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें उसके एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में देखने को मिलता है। ये उसके इनोवेटिव इकोसिस्टम का ही कमाल है कि उसने खुद के एरिड डेजर्ट्स को लश ग्रीन फील्ड्स में तब्दील कर दिया। एक डेटा के अनुसार आज इजराइल $2 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है। आपको बता दें कि कॉटन का प्रॉफिटेबल एग्रीकल्चर इजराइल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सक्सेस का एक बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा है। एक समय पर यह इजराइल का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग सेक्टर बन गया था। इजराइल के मटेरियल्स मार्क्स एंड स्पेंसर, विक्टोरिया सीक्रेट, वॉलमार्ट, रैल्फ लॉरेन और कैल्विन क्लाइन जैसे बड़े बड़े टाइकून्स को सप्लाई होते थे। इतना ही नहीं, 1920s में कई इकोनॉमिस्ट्स ने यह वार्न किया था कि इजराइल जैसा डेजर्ट रीजन वाटर शॉर्टेज के कारण 2 मिलियन से ज्यादा लोगों को सस्टेन नहीं कर पाएगा। वो दिन था और आज का दिन है। इजराइल ने वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम का ऐसा सोल्यूशन निकाला है कि पूरी दुनिया इसके सस्टेनेबल वाटर प्लान की तारीफ करते हुए नहीं थकती। उसने दुनिया के सबसे ड्राइएस्ट रीजन में लोकेटेड होने के बावजूद अपने लिए वाटर की अनलिमिटेड सप्लाईज इंश्योर की है। साथ ही साथ उन्होंने इसके प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के भी सभी कोड्स को क्रैक किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी में इजराइल आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है और इसकी बदौलत आज वो केवल खुद को ही नहीं बल्कि अपने नेबर्स को भी वाटर सप्लाई कर पा रहा है। इजराइल की प्रॉस्परस और एडवांस्ड इकोनॉमी की बदौलत ही आज वो एक वेलफेयर स्टेट, एक पावरफुल मॉडर्न मिलिट्री, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर को सस्टेन करता आया है। इस सेक्टर में सही टाइम पर की गई सही इन्वेस्टमेंट्स देश की तकदीर बदलने के लिए काफी हैं। ये हम इजराइल के एग्जाम्पल से देख ही चुके हैं। फिलहाल ये तो हमने देख लिया कि R&D देश की ग्रोथ के लिए कितनी जरूरी है, लेकिन इस सबके बीच इंडिया इस सेक्टर में कहां स्टैंड करता है और उसके पीछे क्या कारण रहा है, आइए एक नजर अब इस पर डालते हैं। इज इंडिया लैगिंग इन R&D इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया? दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें R&D इकोसिस्टम के कुछ क्रिटिकल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर्स को समझने की जरूरत है। ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन R&D यानी GERD इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक है। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के मुताबिक इंडिया का GERD दुनिया में सबसे लोएस्ट पोजीशन पर है, जहां एक और R&D में ग्लोबल एवरेज एक्सपेंडिचर जो 2011 में 2% ऑफ GDP हुआ करता था, वो 2020 में 2.5% तक पहुंचा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में GERD पिछले पूरे दशक में 0.8% के आसपास स्टैग्नेंट रहा है। लास्ट 20 इयर्स में इंडिया की R&D स्पेंडिंग का एवरेज इसके GDP के परसेंटेज के टर्म्स में 0.74 रहा है। केवल 2005 एंड 2010 में यह 0.8% के ऊपर गया। पैंडेमिक के बाद यह सिचुएशन और भी वर्स हुई है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, इस सेक्टर में इंडिया का पर कैपिटा कंट्रीब्यूशन $43 है। वहीं अगर इसको कुछ मेजर डेवलप्ड इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यूनाइटेड स्टेट्स अपने R&D पर अपने GDP का 3.5%, साउथ कोरिया 4.5%, जर्मनी 3.1%, स्वीडन 3.2% और स्विट्जरलैंड 3.4% स्पेंड करता है। इजराइल 4.8% के साथ इस लिस्ट में टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन वहीं इसमें इंडिया का एवरेज 1% से भी कम रहा है। इतना ही नहीं, इस सेक्टर में ब्राजील के 1.2%, रशिया के 1.1%, चाइना के 2.4% और साउथ अफ्रीका के 0.8% के साथ इंडिया की R&D स्पेंडिंग ब्रिक्स की फेलो कंट्रीज से भी कम है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि जो देश अपने GERD में कम स्पेंड करता है, वो लॉन्ग रन में अपने ह्यूमन कैपिटल यानी साइंटिफिक टैलेंट को रिटेन करने में विफल होता है। पुअर स्पेंडिंग, लैक ऑफ R&D इकोसिस्टम और इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज टैलेंट को एक रीजन से दूसरे रीजन की ओर पुश करती हैं। इसी को आज हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं
और इसमें कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडियन आईआईटीज, आईआईएस, एनआईटीज, आईआईएसईआर्स, NISERs and other institutes and universities से हर साल लाखों ब्रिलियंट इंडियन माइंड्स यूएस, जर्मनी, जापान, कोरिया जैसे देशों में जाना प्रेफर करते हैं। इस ब्रेन ड्रेन को रोकने और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे एम्बिशियस टारगेट्स अचीव करने के लिए इंडिया को अपने GERD को कम से कम 2.5% तक लेकर जाने की जरूरत है। यह दुनिया में इंडिया इनोवेटिव फुटप्रिंट को एक्सपैंड करके लीड करने का सबसे बेसिक स्टेप है। पुअर पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। खैर, इस प्रॉब्लम के दूसरे पहलू पर गौर करें तो साउथ कोरिया, यूएसए एंड जर्मनी जैसे देशों में प्राइवेट सेक्टर एक वाइब्रेंट R&D इकोसिस्टम क्रिएट करने में एक्टिवली कंट्रीब्यूट करता है। उनका बिजनेस सेक्टर यूएस के R&D में 72%, साउथ कोरिया में 80% और इजराइल में 88% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया में प्राइवेट सेक्टर तो क्या, बल्कि हमारे बिजनेस हाउसेस भी R&D पर बहुत कम स्पेंड करते हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। आउटलुक बिजनेस द्वारा किए गए इस सर्वे के ग्राफ में आप गौर करें तो आप पाएंगे कि इसमें आईटी कंपनीज ने उनके रेवेन्यू के R&D एक्सपेंसेस के परसेंटेज ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में शार्प राइज देखा है। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव डेटा पर गौर करें तो आप पाएंगे कि लास्ट 5 इयर्स में इस सर्वे की सभी कंपनीज में R&D एक्सपेंडिचर लगभग 0.3% के आसपास रहा है। यहां मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज फर्म्स दोनों ने ही अपने R&D स्पेंड्स की ग्रोथ में डिक्लाइन देखी है। आरबीआई का कहना है कि देश में लो इंटेंसिटी ऑफ R&D एक्सपेंडिचर हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। वर्ल्ड बैंक डेटा के मुताबिक जीडीपी की परसेंटेज में इसका कंट्रीब्यूशन 16% इन 2015 से 2022 के 13% तक ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुका है। द केस ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया नामक एक गिफ्ट रिपोर्ट में टॉप 2500 ग्लोबल R&D स्पेंडर्स में केवल 26 इंडियन कंपनीज शामिल हैं, जबकि इस लिस्ट में चाइना की 301 कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं। और तो और इंडिया की 26 में से 19 फर्म्स फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड सॉफ्टवेयर से हैं। ये हमारे प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के लिए अपने R&D को बूस्ट करने की वेकअप कॉल है कि वो लेस R&D इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी को तो बूस्ट करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ मिंग क्यान झांग एंड पियर मोनन के मुताबिक मोर R&D स्पेंड कंपनी के चांसेस ऑफ सर्वाइवल को भी बढ़ा देता है। रिसर्च आउटपुट इनोवेशन। इसके बाद इस प्रॉब्लम के तीसरे बड़े पहलू पर गौर करें तो किसी देश के R&D इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करने में उसके रिसर्च एक्यूमेन, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, IOEs यानी इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस, रिसर्चर्स, PhDs एंड नंबर ऑफ पब्लिकेशन, साइटेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। आज की डेट में इंडिया में लगभग 122 सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन हैं, जिनमें IITs 25, 23, IIMs 20, IISc बेंगलोर, IISERs 7, NITs 31, NITTTRs 4 and 9 others, SPA, ISMU, NERIST, SLATE, IIEST, NITI and NIFT CIT। इसके साथ ही देश में लगभग 1050 यूनिवर्सिटीज और 5.3% CAGR के साथ देश में नई यूनिवर्सिटीज का नंबर भी लगातार बढ़ रहा है, जो इंडिया में रिसर्च कल्चर के लिए एक सॉलिड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। लेकिन यहां दुविधा यह है कि इनमें से केवल 1% एक्टिव रिसर्च में एंगेज करती हैं, जबकि लीडिंग कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज का सेंटर होती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2021 में देश में 7,888 R&D इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से 5,200 यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती हैं। ये मुख्य तौर पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिसर्च में एंगेज करती हैं। दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं कि जीडीपी के लोअर कंट्रीब्यूशन के बावजूद इंडिया एकेडमिक टैलेंट का पावर हाउस रहा है। OECD की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक आज दुनिया की 2% से भी कम पॉपुलेशन के पास डॉक्टरेट डिग्री है। यूएस सेंसस ब्यूरो के अकॉर्डिंग कुल 1.2% यूएस पॉपुलेशन के पास PhD है, जबकि स्लोवेनिया में ये 5% और स्विट्जरलैंड में 3% है। इंडिया स्टैंड्स वेरी हाई इन द नंबर ऑफ PhDs प्रोड्यूस्ड ऑन अ ईयरली बेसिस, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिलीज्ड OECD रिपोर्ट। लेकिन इंडिया इस लिस्ट में यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना के बाद थर्ड प्लेस पर है।
2019 की ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन AISHE रिपोर्ट के मुताबिक लास्ट 5 इयर्स में इंडिया में नंबर ऑफ PhD डिग्रीज 60% तक बढ़ी हैं। ये अचीवमेंट इंटेलेक्चुअल कैपिटल और ग्लोबल रिसर्च एंडेवर्स में इंडिया के कंट्रीब्यूशन के कमिटमेंट को खूब दर्शाता है। साथ ही 2022 में 3 लाख पब्लिकेशंस के साथ इंडिया इस लिस्ट में भी 3rd नंबर पर है। यह हमारे रोबस्ट रिसर्च इकोसिस्टम और एडवांस्ड नॉलेज के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। साथ ही 2022 में इंडिया ने 30,490 पेटेंट्स ग्रांट्स के साथ इस लिस्ट में 6th प्लेस हासिल की। हालांकि ये फिगर यूएस एंड चाइना के कंपैरिजन में काफी लो है, लेकिन ये इंडिया के इवॉल्विंग इनोवेशन लैंडस्केप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन में इसकी ग्रोथ के मैसिव पोटेंशियल को शोकेस करता है। लेकिन ये इंडिया के लार्ज पॉपुलेशन को देखते हुए ये डेटा काफी अंडर परफॉर्मेंस शो करता है। इंडिया में नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन इन इंडिया 262 है, जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि ब्राजील 888, साउथ अफ्रीका 484 और मेक्सिको 349 से भी कम है। Why इंडिया लैग्ड बिहाइंड? दोस्तों, अभी हमने इस प्रॉब्लम के सभी पहलुओं को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश की, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो दोस्तों, इसके पीछे कुछ बेसिक हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। असल में इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में लो R&D स्पेंडिंग का सबसे बड़ा कारण यह है कि R&D इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स शो करने में काफी लंबा समय लेते हैं। नीति आयोग के मुताबिक हमारे यहां शुरुआत से ही देश की लिमिटेड रिसोर्सेज को हंगर, डिजीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे इमीडिएट कंसर्न्स की और इन्वेस्ट करने पर फोकस किया गया। देश ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डोमेन में रिकरेंट बजट्स कट सफर किए, जिसकी वजह से देश के R&D इकोसिस्टम को फ्लरिश होने का स्पेस नहीं मिला। टेस्टेड टेक्नोलॉजी को ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में प्रेफर किया गया, जिससे देश में इनोवेशन बैकसीट पर पहुंच गया। रिलायंस जैसे बड़े टाइकून्स ने भी इनोवेशन पर खास ध्यान नहीं दिया। ऐसी कंपनीज को कंपेटिटिव रहने के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ऐसे में इनोवेशन अक्सर बैकसीट पर चली जाती है। इसके बाद थोड़ी देर पहले हमने देखा कि कैसे हमारे R&D में प्राइवेट सेक्टर फंडिंग बहुत कम है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया के टोटल GERD में गवर्नमेंट सेक्टर डिस्प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूट करता है, जो बाकी लार्ज इकोनॉमीज के कंपैरिजन में 3 टाइम्स एवरेज है। गवर्नमेंट सेक्टर यूएस में 10%, साउथ कोरिया 10% और इजराइल में 1.5% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि इंडिया के R&D में गवर्नमेंट सेक्टर 56%, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट 43.7%, स्टेट गवर्नमेंट्स 6.7%, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 8.8%, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 4.4% और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कुल 36.4% कंट्रीब्यूट करता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की R&D स्टैटिस्टिक्स 2022-23 के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट की R&D स्पेंडिंग में DRDO लायंस शेयर ले जाता है। उदाहरण के लिए 2020-21 में इंडिया ने R&D में $17.2 बिलियन इन्वेस्ट किया। इसमें से 54% यानी $9.4 बिलियन गवर्नमेंट सेक्टर को ही एलोकेट कर दिए गए। इसमें सरकार की 4 की साइंटिफिक एजेंसीज यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 30.7%, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 18.4%, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च 12.4% एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 11.4% कंज्यूम किया। यानी इंडिया में सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ R&D फंडिंग गवर्नमेंट से ओरिजिनेट होकर गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेटेड ऑटोनोमस R&D लेबोरेटरीज तक जाता है, जो कि बुरा नहीं है, लेकिन ये क्लोज सर्कल ऑफ इनोवेशन और ग्रोथ के एम्बिट को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वो इंडिया के ओवरऑल R&D स्पेंडिंग में 36% कंट्रीब्यूट करता है, जबकि लीडिंग इनोवेटिव इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड यूएस में 70% से ज्यादा R&D फंडिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज, मार्केट फोर्सेस एंड प्रॉफिट मोटिव्स द्वारा ड्राइव होती हैं। हमारे यहां इनोवेशन प्रमोट करने के लिए लाए गए टैक्स इंसेंटिव्स भी दूसरे देशों के कंपैरिजन में कई ज्यादा लिबरल हैं, लेकिन उसके बावजूद इंडिया के GERD में उसके बिजनेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत लो लेवल पर आता है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का लो R&D कंट्रीब्यूशन इस पूरे ग्राफ को बहुत नीचे खींच लाता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक देश में R&D से जुड़े एम्बिग्यूअस रेगुलेटरी रोडमैप्स, स्लो इन्वेस्टमेंट्स, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में लैक ऑफ क्लियर एग्जिट ऑप्शंस या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की चोरी के डर जैसे फैक्टर्स इसके मुख्य कारण बने रहे हैं।
ऐसे में इंडिया को ऐसे इंसेंटिव्स और पॉलिसीज जैसे कि रिलैक्सेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स रिबेट्स एंड क्लियर रेगुलेटरी रोड मैप्स पर काम करते रहने की जरूरत है, जो प्राइवेट सेक्टर को R&D में इन्वेस्ट करने के लिए पुश करें। इसीलिए नीति आयोग का कहना है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को 68% पर जाने की जरूरत है। नीति आयोग के मुताबिक इंडिया को जल्द से जल्द उस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर जाने की जरूरत है जहां उसका प्राइवेट सेक्टर टेक ओवर कर पाए। इसके अलावा यहां एक और बड़ा कंसर्न यह है कि 2022-2023 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में अपने एलोकेटेड बजट से कुल 72% यूटिलाइज किया, जबकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुल 61% यूज कर पाया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने उसके एलोकेशन का कुल 69% यूज किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बजट को कंसिस्टेंटली अंडर यूटिलाइज किया गया है। इसीलिए इंक्रीज्ड फंडिंग के साथ साथ बजट यूटिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करना भी बेहद जरूरी है। यह अंडर यूटिलाइजेशन कोई वन टाइम एरर नहीं है, बल्कि यह साल दर साल वेरिंग डिग्रीज में रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यह फिनोमिनन केवल साइंस मिनिस्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया में ऑन एन एवरेज R&D पर जनरली अंडर स्पेंडिंग देखी गई है। अंडर एलोकेशन की तरह ही अंडर यूटिलाइजेशन के पीछे डिसबर्समेंट्स, यूटिलाइजेशन या एलोकेशन से जुड़े एक्सेसिव ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को जिम्मेदार बताया जाता है। इस तरह के इश्यूज को गवर्नमेंटल एजेंसीज में प्रॉपर कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। लेटेस्ट बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बहुत से इंडिकेशंस दिए कि कैसे गवर्नमेंट R&D में प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को इनवाइट कर रही है। इसके चलते अंडर स्पेंडिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को मिटिगेट करना बहुत क्रूशल हो जाता है। इसके लिए R&D स्पेंडिंग की पॉलिटिकल प्रायोरिटाइजेशन और इसको इंडियाज ग्रोथ जर्नी के कोर इररिप्लेसेबल एलिमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। हाउ इंडिया इज पेसिंग अप इन R&D टुडे। इस डायरेक्टरी में हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बहुत से कंसिस्टेंट एफर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड डिजिटल इंडिया जैसे इनोवेटिव प्रोग्राम्स के जरिए इस फील्ड में एक्टिव एफर्ट्स किए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंडिया ने 2022 के फर्स्ट 10 मंथ्स में R&D एक्टिविटीज के 225 FDI प्रोजेक्ट्स एक्सेप्ट किए थे, जो पूरे 2021 के कंपैरिजन में 152% ज्यादा थे और पहले कभी भी एक साल में इतने प्रोजेक्ट्स रिकॉर्ड नहीं किए गए। साथ ही 2021-22 में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF के एस्टैब्लिशमेंट को भी अनाउंस किया गया, जिसका मकसद हमारे देश में रिसर्च रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है और R&D, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री के बीच लिंकेजेस एस्टैब्लिश करना है। इसके लिए 2021-22 के बजट में नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 50,000 करोड़ रुपीस की फंडिंग अलॉट की गई है। इसके अलावा R&D इंडस्ट्री में 100% ऑटोमेटिक रूट पर FDI अलाउ किया जा रहा है। 2015-16 में जिस सेक्टर में कुल $235 मिलियन का FDI इनफ्लो हुआ था, वो 2020-21 में बढ़कर $344 मिलियन तक पहुंच गया है। R&D इंटेंसिव FDI इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी में नॉलेज क्रिएशन को भी बूस्ट कर रहा है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 35 के तहत साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत से टैक्स इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं। जब भी कोई R&D में मनी इन्वेस्ट करके कोई वैल्यूएबल एसेट बनाता है, सेक्शन 35 उनके एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर देता है। लेकिन अगर वो इसको अपने साथ साथ दूसरों को भी यूज करने के लिए देता है, तो वो इससे रॉयल्टी अर्न करते हैं। इसके सेक्शन 115 BBF के तहत ये रॉयल्टी 10% के स्पेशल रेट पर टैक्स की जाती है। उसी तरह 2023 के यूनियन बजट आउटब्रेक्स को प्रिवेंट करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स, नोवेल केमिकल कंपाउंड्स एंड और नोवेल बायोलॉजिकल एंटिटीज यानी NBEs के लिए रिसर्च रिलेटेड इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए। इन बिजनेसेस में 200% वेटेड डिडक्शन तक की पॉसिबिलिटीज भी रखी गई हैं। इसके अलावा आज इंडिया को रिन्यूएबल बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी और डिजिटल वर्ल्ड में लीडर बनाने की ओर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए इंडिया AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT इंक्यूबेशन सेंटर्स, रिसोर्स सेंटर्स एंड ऑटोमेशन, IoT बेस्ड एडवांस्ड एनालिटिक्स टेस्ट बेड्स पर भी काम कर रहा है। कुल मिलाकर आज इंडिया की टेक्नोलॉजिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग एस्पिरेशंस उसके बाद R&D लैंडस्केप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट का इंतजार कर रही हैं। इस फील्ड में एग्जिस्टिंग गैप को क्लोज करने के लिए ड्यूअल स्ट्रैटेजी की जरूरत है, जिसमें पहला है इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट
और दूसरा है एकेडेमिया के रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर का फोर्टिफिकेशन। इंडियाज R&D इकोसिस्टम में प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट को इंसेंटिवाइज करने के लिए लाई गई नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी NDTSP जैसे इनिशिएटिव्स इसी डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट शो करते हैं। उसी तरह देश भर में साइंटिफिक रिसर्च को बूस्ट करने के मकसद से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF एक्ट का आना भी इस बात का सबूत है कि हमारी गवर्नमेंट रिसर्च एंड इनोवेशन को देश के डेवलपमेंट का कॉर्नरस्टोन मानकर काम कर रही है। ये एक्ट इंडिया के परसिस्टेंट R&D इन्वेस्टमेंट गैप को ब्रिज करने के साथ साथ हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक रोबस्ट रिसर्च कल्चर को प्रमोट करने का विजन रखता है। कुल मिलाकर आज इंडिया के पास इस डायरेक्शन में नर्चर करने के लिए बहुत फर्टाइल लैंडस्केप मौजूद है, जिससे वो R&D, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में ग्लोबल पावर हाउस बन सकता है, जिसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स को इस टाइम और अपॉर्चुनिटी का ऑप्टिमम यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, साइंटिफिक कोलैबोरेशंस, इंडस्ट्री एकेडेमिया कोलैबोरेशन, फैसिलिटेटिंग नॉलेज ट्रांसफर जैसे लैगिंग डोमेन्स में एक्टिव एफर्ट्स डालने की जरूरत है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस टॉपिक से जुड़ा एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहे हैं, और वो सवाल है, हाउ इन्वेस्टमेंट इन R&D कैन हेल्प इंडिया बिकम third largest economy of the world. Yeah.